मैं आपको आश्वासन देने के लिए आया हूं कि बुलडोजर को मरम्मत करने के लिए भेज दिया हूं। 10 मार्च के बाद जब ये फिर से चलना प्रारंभ होगा तो जिन लोगों में अभी ज्यादा गर्मी निकल रही है, भाइयों बहनों, ये गर्मी 10 मार्च के बाद अपने आप शांत हो जाएगी। उत्तर प्रदेश विधानसभा के 2022 के चुनाव में एक अजीबोगरीब मुद्दा उठ गया है, बुलडोजर का। यह मुद्दा उठाया है भारतीय जनता पार्टी ने और उनके अनुसार यह मुद्दा यानी कि बुलडोजर प्रतीक बन गया है गवर्नेंस का, यानी शासन करने की कला के नए उपकरण के रूप में अब कानून के प्राविधान, अदालती प्रक्रिया नहीं बल्कि ठोक दो, तोड़ दो, फोड़ दो का नेतृत्व करने वाला बुलडोजर अवतरित हो गया है। पर बुलडोजर तो मुख्यतः ध्वस्त करने वाली एक बड़ी मशीन है जो तोड़फोड़ करती है। दरअसल भाजपा के राज में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिस आक्रामक नीति की घोषणा 2017 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया गया था, वह थी ठोक दो नीति। यह अपराधियों और कानून व्यवस्था को बिगाड़ने वालों के प्रति अपनाई जाने वाली एक आक्रामक नीति है जो अपने नाम और शक्ति बरतने के लिए लोगों में लोकप्रिय और सरकार की छवि को एक सख्त प्रशासक के रूप में दिखाती थी। ठोक दो की नीति, हालांकि इस नीति का कोई कानूनी आधार नहीं है और न ही कानून में ऐसे किसी कदम का प्रावधान है, परंतु इसके लागू करने से अपराधियों पर इसका असर भी पड़ा है और जनता ने इसकी सराहना भी की है। दोस्तों, कुछ हद तक यह बात सही भी है कि इस आक्रामक ठोक दो नीति के अनुसार भूमाफिया और संगठित अपराध गिरोह के लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने से न केवल कुछ संगठित अपराध गिरोह के लोगों का मनोबल गिरा है बल्कि जनता को भी उनके आतंक से कुछ हद तक राहत मिली है। पर इस नीति और बुलडोजर पर पक्षपात के भी आरोप लगे हैं। एक धर्म विशेष के माफिया सरगनाओं के खिलाफ जानबूझकर कार्रवाई करने के और एक जाति विशेष के कुछ माफियाओं पर कार्रवाई न करने का भी आरोप सरकार पर लगे हैं। कार्रवाई का आधार प्रतिशोध है, यह भी आरोप में कहा गया और अब भी कहा जा रहा है। वहीं यह भी सवाल उठता है कि क्या कानून व्यवस्था को लागू और अपराध नियंत्रण के लिए कानूनी प्रावधानों को बाईपास करने के ऐसे रास्ते को अपनाया जा सकता है जो कानून की नज़र में खुद ही एक अपराध हो। दरअसल यह सवाल उन सब के मन में उठता है जो कानून के राज के पक्षधर हैं और समाज में अमन चैन कानूनी रास्ते से बनाए रखना चाहते हैं। इसलिए विधि अनुरूप शासन व्यवस्था में रहने के इच्छुक अधिकांश लोग, चाहे बुलडोजर हो या ठोक दो की नीति, इसके अंतर्गत की जाने वाली इनकाउंटर की कार्रवाइयाँ, इन्हें लेकर अक्सर पुलिस पर सवाल उठते रहे हैं। और ऐसे इनकाउंटर्स की सरकार जो खुद भी भले ही ठोक दो नीति का समर्थन करती है और प्रतिपादक भी है, न केवल जांच कराती है बल्कि दोषी पाए जाने पर दंडित भी करती है। एमनेस्टी इंटरनेशनल से लेकर जिला स्तर तक गठित सरकारी और गैर सरकारी मानवाधिकार संगठन इस बात पर सतर्क निगाह रखते हैं कि कहीं सरकार की जबर नीति के कारण व्यक्ति को प्राप्त उसके संवैधानिक और नागरिक अधिकारों का हनन तो नहीं हो रहा। फिर बुलडोजर और ठोक दो नीति की बात करने वालों के निशाने पर पुलिस और कानून लागू करने वाली एजेंसियों के वे अफसर ही रहते हैं जो सरकार की इन्हीं नीतियों के अंतर्गत कानून और कानूनी प्रक्रियाओं को दरकिनार करके कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कानून को बाईपास करके खुद ही एक गैर कानूनी रास्ता चुनते हैं जिसे कानून अपने प्रावधानों में अपराध की संज्ञा देती है। अब कुछ आंकड़ों की बात करते हैं। मानवाधिकार संगठनों की माने तो उत्तर प्रदेश पिछले कुछ वर्षों से न्यायेतर हत्याओं यानी एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग यानी बुलडोजर या ठोक दो नीति की एक प्रयोगशाला जैसा रहा। 2017 के मार्च के बाद से जब से भारतीय जनता पार्टी राज्य में सत्ता में आई है तब से एक्स्ट्रा जुडिशियल हत्याओं की संख्या में वृद्धि हुई है। एक आंकड़े के अनुसार 2017 के बाद 2020 तक यूपी पुलिस ने कम से कम 3,302 कथित अपराधियों को गोली मारकर घायल किया है। मानवाधिकार आयोगों की रिपोर्ट के अनुसार पुलिस फायरिंग की घटनाओं में मरने वालों की संख्या 146 है। वहीं यूपी पुलिस का दावा है कि ये 146 मौतें जवाबी फायरिंग के दौरान हुई और सशस्त्र अपराधियों के खिलाफ आत्मरक्षा में की गई है। लेकिन नागरिक संगठनों ने इन हत्याओं पर सवाल उठाए हैं और आरोप लगाया है कि ये सुनियोजित है और जानबूझकर की गई न्यायेतर हत्याएं हैं। वहीं दोस्तों, राज्य सरकार द्वारा बार बार कहा जाता है कि यह अपराध नियंत्रण के लिए की गई पुलिसिया कार्रवाई है और इसे एक्स्ट्रा जुडिशियल हत्याएं नहीं कही जा सकती। वहीं मानवाधिकार संगठनों ने उदाहरण के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आधिकारिक ट्विटर हैंडल का उल्लेख किया है जिसमें
राज्य में की गई 430 पुलिस मुठभेड़ों को एक उपलब्धि के रूप में बताया गया है। सरकार ने मुठभेड़ की इस नीति को सार्वजनिक रूप से अधिकारियों की मीटिंग में रखा और इसे अपराध नियंत्रण की मुख्य नीति के रूप में प्रस्तुत भी किया है। दरअसल मुख्यमंत्री की इस तथाकथित मुठभेड़ नीति को सार्वजनिक भाषणों और प्रेस में भी प्रचारित प्रसारित किया गया। राज्य सरकार के आधिकारिक प्रकाशन जैसे कि सूचना और जनसंपर्क विभाग नियमित रूप से पुलिस हत्याओं की संख्या को उपलब्धियों के रूप में प्रचारित करती है और इसे कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए राज्य सरकार की शून्य सहनशीलता नीति भी बताती है। वहीं मीडिया रिपोर्ट से यह भी संकेत मिलता है कि जुलाई 2020 तक 74 पुलिस एनकाउंटर की मजिस्ट्रियल जांच को पूरा किया गया, जहां पुलिस फायरिंग के दौरान मौतें हुई थी। इन सभी मामलों में क्लीन चिट दे दी गई है। इसके अलावा लगभग 61 मामलों को अंतिम आख्या से बंद कर दिया गया। राज्य का मूल कर्तव्य या दायित्व है जनता को निर्भीक रखना, उसे भयमुक्त रखना। अभयदान राज्य का प्रथम कर्तव्य है, इसलिए इसे सबसे प्रमुख दान माना गया है। राज्य इस अभयदान के लिए एक कानूनी तंत्र विकसित करता है जो विधायिका द्वारा पारित कानूनों पर आधारित होता है। इसमें पुलिस, मजिस्ट्रेसी, जुडिशरी आदि विभिन्न अमले होते हैं। इसे संवेद रूप से क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के नाम से जाना जाता है। यह सिस्टम एक कानून के अंतर्गत काम करता है और अपराध तथा दंड को सुनिश्चित करने के लिए एक विधिक प्रक्रिया अपनाता है। इस सिस्टम को भी यदि निर्धारित कानूनी प्रक्रिया के अनुसार लागू नहीं किया जाता है तो इसका दोष संबंधित अधिकारी पर आता है और उसके खिलाफ कार्रवाई कर दंडित करने की भी प्रक्रिया कानून में है, जिसका पालन किया जाता है। कहने का आशय यह है कि कानून को कानूनी तरह से ही लागू किया जाना चाहिए। यदि कानून को कानूनी प्रावधान को दरकिनार करके मनमर्जी तरीके से लागू किया जाएगा तो उसका सबसे बड़ा दुष्परिणाम यह होगा कि सिस्टम विधि केंद्रित ना होकर व्यक्ति केंद्रित हो जाएगा और यदि उसे लागू करने वाला व्यक्ति अयोग्य, सनकी और जिद्दी रहा तो राज्य एक अराजक समाज में बदल जाएगा। यदि कानून को लागू करने वाले सिस्टम में कोई खामी है तो उसका समाधान किया जाना चाहिए। नए कानून बनाए जा सकते हैं, पुराने कानून को रद्द किए जा सकते हैं और विधायिका ऐसा करती भी है, पर कानून का विकल्प बुलडोजर या सनक या जिद कदापि नहीं हो सकता है। इससे अराजकता ही बढ़ेगी। सच तो यह है कि बुलडोजर कानून का प्रतीक नहीं है। यह विधि शासन के ध्वस्त हो जाने और सिस्टम की विफलता से उपजे फ्रस्ट्रेशन का प्रतीक है। सरकार विधि सम्मत राज्य की स्थापना के लिए गठित तंत्र है, न कि आतंकित कर राज करने के लिए बनी कोई व्यवस्था। कानून की स्थापना कानूनी तरीके से ही होनी चाहिए, न कि डरा धमकाकर, भय दिखाकर। वह कानून का नहीं फिर डर का शासन होगा, जो एक सभ्य समाज की अवधारणा के सर्वथा विपरीत है। बुलडोजर का भी गवर्नेंस में प्रयोग हो सकता है और होता भी है, पर वह किसी न किसी कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत पारित आदेश के न्यायपूर्ण पालन के अंग के रूप में, न कि एग्जीक्यूटिव के किसी अफसर की सनक और जिद से उपजे मध्यकालीन फरमान के रूप में। यदि कानून और निर्धारित विधिक प्रक्रियाओं को दरकिनार करके बुलडोजर ब्रांड न्याय की परंपरा डाली गई तो यह एक प्रकार से राज्य प्रायोजित अराजकता ही होगी। अराजकता यानी ऐसा राज्य जिसमें राज्य व्यवस्था पंगु हो जाए, केवल जनता के द्वारा ही नहीं फैलाई जाती है। ऐसा वातावरण राज्य द्वारा प्रायोजित भी हो सकते हैं। ऐसे राज्य जो पुलिस स्टेट कहा गया है, जहां शासन पुलिस या सेना के बल पर टिका होता है, ना कि किसी तार्किक न्याय व्यवस्था पर। दोस्तों, यह लेख लिखा था रिटायर्ड IAS ऑफिसर विजय शंकर सिंह जी ने, जिसे आप हमारे द्वारा सुन रहे थे। अगर आपको ऐसे ही निष्पक्ष बातें, निष्पक्ष जानकारी लगातार चाहिए तो आप विजय शंकर जी के ब्लॉग पर जाकर इस तरह के तमाम कंटेंट्स को पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं, जान सकते हैं। इस टॉपिक पर इतना ही। अगर हमारी ये प्रस्तुति आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा और जो दोस्त पहली बार हमारे चैनल पर आए, आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को जोर दबा दें ताकि हमारा हर एक वीडियो सबसे पहले आपको मिले। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।